अभिनय करके दिखा सकते हैं वह दृश्य है, और सिर्फ जिसकी क्या है ब्रैकेट में यहाँ पर सूचना दी जाती है वह क्या है सूच्य कहलाएगा। कविताओं पर आधारित जिसमें क्या है यहाँ पर संगीत भी यहाँ पर मिला रहता है, काव्यात्मक रूप से वह नाट्य रहता है, तो उसे गीति नाट्य कहते हैं। देखिए यहाँ पर पात्रों के कार्य उनके पारस्परिक वार्तालाप मतलब क्या है यहाँ पर कॉन्वर्सेशन से जो है उनके चरित्र पर प्रकाश डालता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से नाटक का तत्व एवं स्वरूप जो है उसे देखेंगे। यूनिट 1 के फर्स्ट सेशन में हमने हिंदी नाटक का उद्भव और उसके विकास के बारे में जो है देखा था। तो आज के सेशन में हम उसका जो स्वरूप है मतलब उसके अर्थ, परिभाषा और उसके साथ साथ उसके तत्व जो है वह क्या है, इससे भी जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, नाटक का जो अर्थ है अगर उसके बारे में जानना है तो नाटक शब्द नट धातु से बना है। नट शब्द का अर्थ है अभिनेता, मतलब अभिनय करने वाला। देखिए ये जो नाटक शब्द बना है वो नट प्लस अक शब्द नाटक इस तरह वह बना है, तो ऐसे में नाटक शब्द नट धातु से बना है। नट शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर अभिनेता है, इसका मतलब अभिनय करने वाला। अभिनेता क्या करता है, अभिनय करता है। जो साहित्य रंगमंच पर नटों द्वारा यानी अभिनेताओं द्वारा संवादों के माध्यम से अभिनय करने योग्य हो उसी को नाटक कह सकते हैं। तो नाटक में क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अभिनय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साहित्य मतलब जो साहित्य की विधा जो है यहाँ पर रंगमंच पर नटों द्वारा मतलब अभिनेताओं द्वारा अभिनय करने योग्य होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक तो रंगमंच और उसके साथ साथ नट और अभिनय ये सभी जो है यहाँ पर नाटक में इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में जो साहित्य जो रंगमंच पर नटों द्वारा अभिनय करने के लिए मतलब अभिनेताओं द्वारा अभिनय करने योग्य होता है ना, वही नाटक कहलाता है। अगर कोई एक ऐसा साहित्य या फिर कोई एक कहानी समझ लो जिससे क्या है रंगमंच पर हम अभिनय करके दर्शकों को नहीं दिखा सकते, तो उसे जो है हम नाटक जो है कह नहीं सकते। तो यहाँ पर आगे देखिए, पारंपरिक संदर्भ में नाटक काव्य का एक रूप है। नाटक को दृश्य काव्य भी कहते हैं। तो ऐसे में पारंपरिक संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो नाटक जो है काव्य का एक रूप है, जिसे यहाँ पर नाटक दृश्य काव्य भी यहाँ पर इसे कहते हैं। नाटक को क्या कहते हैं, यहाँ पर दृश्य काव्य भी कहा जाता है। दृश्य काव्य मतलब दृश्य मतलब क्या है, देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, रंगमंच पर अभिनेता जो है यहाँ पर अभिनय करके जिसे दिखाते हैं, जिसे दर्शक जो है देख सकते हैं, तो इसे यहाँ पर दृश्य काव्य भी कहा जाता है। जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। तो यहाँ पर दृश्य काव्य कहते हैं, हमने देखा क्यों दृश्य काव्य कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिससे क्या है एक साहित्य है कुछ, तो उसे जो है सिर्फ श्रवण द्वारा ही नहीं, सिर्फ पढ़कर नहीं या फिर सिर्फ सुनकर नहीं, उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर दृष्टि द्वारा भी मतलब देखकर भी जो है दर्शकों के हृदय में रसानुभूति उत्पन्न हो, उन लोगों को मनोरंजन मिले, उनको वो जो रसानुभूति है वहां मिले, तो वही जो है यहाँ पर दृश्य काव्य है या फिर वही नाटक जो है यहाँ पर कहलाता है। तो यहाँ पर हमने नाटक की जो अर्थ है वहां देखा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगर परिभाषा देखेंगे तो यहाँ पर पाणिनि ने कहा है कि नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है। तो नाटक शब्द की उत्पत्ति जो है वहां नट धातु से हुई है, उसका मतलब क्या है यहाँ पर अभिनेता या फिर जिसे हम अभिनय कर सके। तो भरत मुनि संपूर्ण संसार के भावों का अनुकीर्तन ही नाट्य है। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर भरत मुनि ने कहा है कि संपूर्ण संसार के भावों के अनुकीर्तन ही नाट्य है। नाट्य में या फिर नाटक में या फिर दृश्य काव्य में वो सभी भाव जो है छिपे रहते हैं, सभी तरह के जो रस जो है उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाटक शब्द का अर्थ नट लोगों की क्रिया है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यहाँ पर क्या कहते हैं, नाटक शब्द का अर्थ है नट लोगों की क्रिया। नट लोग मतलब अभिनेता, उनकी क्रिया, उनका काम क्या है, अभिनेताओं का काम क्या है,
अभिनय करना, ड्रामा करना, तो वही नाटक कहलाएगा। दृश्य काव्य की संज्ञा रूपक है। रूपकों में नाटक ही सबसे मुख्य है, इससे रूपक मात्र को नाटक कहते हैं। देखिए, दृश्य काव्य की संज्ञा जो है पर हम रूपक कह सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर रूपक भी यहाँ पर नाटक को कहा जाता है। नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है जिससे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनय किया जा सकता है। नाटक एकमात्र क्या है, एक ऐसा कथात्मक रूप है। नाटक मतलब उसमें कुछ तो स्टोरी या फिर कुछ तो मूल कथा जो है, कथा सार जो है होता ही है। तो एक ऐसे कथात्मक रूप है जिसे अभिनय द्वारा, संगीत द्वारा या फिर नृत्य या फिर इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर सबसे ज्यादा संवाद, कॉन्वर्सेशन, डायलॉग्स, तो उसके जरिए यहाँ पर रंगमंच पर अभिनय करके जो है लोगों को मनोरंजन जो है यहाँ पर करते हैं। अभिनय जो है, अपने अभिनय के द्वारा वो जो मूल कथा सार रहता है, वो जो भी स्टोरी रहता है उस नाटक के अंदर, वो जो है यहाँ पर संवादों के जरिए, संगीत के जरिए जो है, अपने अभिनय के जरिए जो है रंगमंच पर उपस्थित करके, प्रस्तुत करके उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए पर बाबू गुलाब राय ने क्या कहा है, नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसका सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। देखिए पर सजीव पात्रों द्वारा यहाँ पर चलते फिरते सप्राणों के द्वारा पर अंकित जो है किया जाता है। सप्राण, प्राण सहित एक साहित्य होता है, एक कथा होती है जिसमें क्या है यहाँ पर अभिनेता लोग जो है अभिनय करके, चलते फिरते लोग है ना, जो एक्टर्स होते हैं वो एक्ट कर कर वहां पर क्या करते हैं, उन पात्रों में, जो भी साहित्य में, नाटक में जो पात्र रहते हैं उन पात्रों में सप्राण मतलब प्राण ही जो है उसमें भर देते हैं। तो ऐसे में मानो क्या है, कभी भी जो है किसी समय का ही वह नाटक हो, किसी समय का ही वह कथा हो, मतलब स्टोरी हो, तो वो क्या होता है, रंगमंच पर उपस्थित करने से, अभिनेताओं द्वारा अभिनय करने से क्या होता है, लोगों को लगता है कि मानो वही पात्र जो है उसमें जान वो डाल देते, तो वैसे में वही पात्र उनकी आंखों के सामने है। तो उससे क्या होता है, जो भी दर्शक है वह क्या है, पूर्ण रूप से रसानुभूति जो है यहाँ पर कर सकता है। नेक्स्ट, धनिक काव्य में नायक की जो अवस्थाएं बताई गई है उनकी एक रूपता जब नट अभिनय के द्वारा प्राप्त कर लेता है तब वही प्राप्ति नट कहलाती है। काव्य में एक नट को जो है, एक अभिनेता को जो है किस तरह रहना चाहिए, एग्जाम्पल नायक को किस तरह रहना चाहिए, नायिका को मतलब हीरोइन को किस तरह रहना चाहिए, खलनायक मतलब विलन को किस तरह रहना चाहिए, या फिर विदूषक कॉमेडियन जो रहता है उसे किस तरह रहना चाहिए, ये जो भी गुण यहाँ पर बताए गए ना, तो अगर वह सभी गुण कोई भी नट जो है पर अभिनय करके उसे प्राप्त कर लेता है तो वही जो है यहाँ पर नाट्य कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, एशले ड्यूकेस ने अपने इंग्लिश ग्रंथ ड्रामा में लिखा है कि ड्रामा शब्द ग्रीक में सक्रियता का वाचक होता है। इस शब्द की उत्पत्ति से यह अंतर सामने आया है कि भारत में अनुकरण व अभिनय को नाटक का प्रमुख तत्व माना गया है और पाश्चात्य देशों में सक्रियता को इसका प्रमुख उपादान माना गया है। ठीक है, एशले ड्यूकेस करके एक विदेशी मतलब पाश्चात्य विद्वान ने यहाँ पर क्या कहा है, अपने इंग्लिश ग्रंथ में ड्रामा जो उसने लिखा था उसमें ड्रामा शब्द को ग्रीक में यहाँ पर सक्रियता का वाचक जो है माना है, सक्रियता। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर देश में क्या कहते हैं, या फिर हमारे नाट्य शास्त्र में नाट्य को या फिर नाटक को जो है यहाँ पर अनुकरण या फिर अभिनय जो है माना, मतलब नाटक मतलब ही यहाँ पर अनुकरण या फिर अभिनय है, उसमें जो कथा, उसमें जो पात्र रहते हैं उनका अनुकरण करके उसी तरह के अभिनय करके जो है यहाँ पर लोगों में रसानुभूति जो है पर पैदा करनी है या फिर लोगों को रसानुभूति जो है करानी है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर ड्रामा मतलब यहाँ पर वो लोग, पाश्चात्य लोग क्या समझते हैं, सक्रियता, वही हमारे यहाँ अनुकरण या फिर अभिनेता या फिर अभिनय को जो है यहाँ पर नाटक का मुख्य अंश या फिर नाटक मतलब ही अभिनय करके यहाँ पर बताया गया है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नाटक के तत्व, अभी नाटक के अर्थ, परिभाषा ये सभी हमने देखा, तो यहाँ पर अभी नाटक के कुछ तत्व है तो उन्हें अभी हम देखेंगे। तो पहला तत्व है कथा वस्तु, नेक्स्ट है चरित्र चित्रण, परिवेश मतलब उसमें देश काल और वातावरण आ जाता है, नेक्स्ट भाषा मतलब संवाद शैली, नेक्स्ट शैली, अभिनेता मतलब रंगमंचीयता और उद्देश्य।
ये सातों तत्व जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से जो है नाटकों में इन सबका सार्थक जो है होना बहुत ही जरूरी है। चलिए वो कैसे देखेंगे। पहला है कथा वस्तु। कथा वस्तु देखिए, कथा वस्तु का अर्थ होता है नाटक में प्रस्तुत घटना चक्र या नाटक की मूल कथा। नाटक की जो मूल कथा, मेन कंटेंट या फिर मेन स्टोरी जो रहता है ना, उसे ही कथा वस्तु कहते हैं। फिर कथा वस्तु में नाटक के प्रमुख घटनाओं के साथ साथ पात्रों के आचार विचार का भी समावेश होता है। इसमें क्या होता है, प्रमुख घटनाएं उनके बारे में वर्णन तो होता ही है, उसके साथ साथ क्या है, पात्रों के आचार विचार का भी समावेश जो है यहाँ पर होता है। मतलब क्या है यहाँ पर, एक कथा वस्तु है, नाटक की एक कथा वस्तु है, तो उसमें एक तो स्टोरी मूल कथा है, उसी को हम कथा वस्तु कहते हैं। तो इसमें एक तो किसी ना किसी घटना के बारे में या फिर किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसके मुख्य एक समय में घटित घटना के बारे में, मतलब एक पर्टिकुलर एक समय में उसके जीवन में घटित एक घटना, चाहे वो दुर्घटना भी हो सकती है या फिर एक अच्छी जो एक घटना है वह भी हो सकती है। तो उस सब के बारे में जो है यहाँ पर लिखते तो है ही, मगर घटना के बारे में लिखते तो है ही, उसके साथ साथ क्या होता है पर उसके आचार विचार के बारे में भी यहाँ पर उनका समावेश जो है कथा वस्तु में रहता है। जो घटनाएं मंच पर दिखाई जाती है उन्हें दृश्य, और जिनकी केवल सूचना दी जाती है उन्हें सूच्य कहते हैं। देखिए नाटक की कथा वस्तु कहते ही यहाँ पर एक दृश्य और सूच्य करके रहता है। क्या है, एक तो सूच्य और उसके साथ साथ दृश्य करके दो यहाँ पर अंश जो है मुख्य है। तो जिसे यहाँ पर अभिनय करके दिखा सकते हैं वह दृश्य है, और सिर्फ जिसकी क्या है ब्रैकेट में यहाँ पर सूचना दी जाती है वह क्या है, सूच्य कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाटक की कथा वस्तु कुछ पड़ाव से होकर गुजरती है। उनमें पहला है प्रारंभ। इस पर नाटककारों को प्रमुख ध्यान देना चाहिए। प्रारंभ जिज्ञासा युक्त होना चाहिए, जिससे दर्शकों का ध्यान नाटक की ओर आकृष्ट हो सके। देखिए अभी कथा वस्तु है, ठीक है, वो तो मूल क्या है पर मूल कथा है, मेन कंटेंट है यहाँ पर हम कह सकते हैं, मगर उसमें भी कुछ पड़ाव होते हैं। पहला है प्रारंभ, कि आप उस कथा का जो प्रारंभ है किस तरह करेंगे, तो वो किस तरह रहना चाहिए। प्रारंभ जिज्ञासा युक्त होना चाहिए। जिज्ञासा युक्त मतलब उसमें क्यूरियासिटी जो है रहनी चाहिए। स्टार्टिंग में कुछ पढ़ते ही जो है लोगों को, मतलब जो भी पाठक गण जो है उसे पढ़ेंगे, उन्हें लगना चाहिए कि क्या है अभी आगे क्या होने वाला है, इसमें क्या है, ये क्यों हुआ ऐसा, क्या कहने वाले हैं ये आगे, या फिर क्या होने वाला है आगे। तो एक ऐसी क्या है जिज्ञासा या फिर क्यूरियोसिटी लोगों में पैदा करे, पाठकों में पैदा करे, ऐसे प्रारंभ जो है, कुछ स्टार्टिंग जो है ऐसे जो है करना बहुत ही जरूरी है। तभी वो क्या होगा, नाटक जो है सफल हो सकता है, क्योंकि तभी जो है चाहे दर्शक हो या फिर पाठक हो, उनका ध्यान जो है आकृष्ट कर सकते हैं, तभी वो इंटरेस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है नाटकीय स्थल। यह कथा के वे भाग जिनमें घटनाएं ऐसा मोड़ लेती है कि जिनकी दर्शकों को पहले से कल्पना नहीं होती, और इससे वहां कौतूहल का अनुभव करता है। देखिए अभी देखिए दूसरा है नाटकीय स्थल करके कुछ यहाँ पर अंश जो है फिर पड़ाव जो है होता है, जिसमें क्या है यहाँ पर घटनाएं कुछ ऐसा मोड़, जो स्टोरी जो है चलती रहती है तो अचानक से एक मोड़ जो है वहां पर ले देती है कि जिसकी जो है उम्मीद पाठक या दर्शक ने नहीं किया था। कहते हैं ना वो स्टोरी में ट्विस्ट करके, तो वो एक ऐसा पार्ट भी या फिर क्या है ऐसा एक अंश भी रहना बहुत ही जरूरी है, जिसे यहाँ पर नाटकीय स्थल करके कहा गया है। जो क्या है पाठक गण हो या फिर दर्शक गण हो, जिसकी उम्मीद भी उन्होंने नहीं किया था, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आगे स्टोरी ऐसा जाएगा, तो ऐसे कुछ जो है वहां पर बदलाव जो है लाना बहुत ही जरूरी है। क्यों, क्योंकि उससे क्या है यहाँ पर कौतूहल का अनुभव जो है होगा, मतलब क्यूरियोसिटी और भी जो है बढ़ेगा, और भी वह नाटक जो है इंटरेस्ट लगने लगेगा, तभी लोग ज्यादा पढ़ेंगे या फिर नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत कर रहे थे उसे ज्यादातर देखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तीसरा है द्वंद्व। बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी। नाटकीय स्थल और द्वंद्व को कुछ आलोचकों ने विकास के अंतर्गत रखा है। देखिए ये तीसरा अंश या फिर पड़ाव क्या है यहाँ पर, द्वंद्व। तो ऐसे में यहाँ पर द्वंद्व रहना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो आंतरिक हो या फिर बाह्य हो। अगर सीधा सीधा सब कुछ जो है यहाँ पर उसमें कुछ सस्पेंस नहीं है, उसमें सब कुछ यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है, तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट जो है नहीं रहेगा। इसीलिए उसे और बढ़ाकर जाने के लिए जो है द्वंद्व बहुत ही जरूरी है, इसीलिए उसे विकास के अंतर्गत भी कुछ लोगों ने रखा है। चौथा है चरम सीमा पर पहुंचना। देखिए चरम सीमा
एक स्टोरी जाते जाते एक क्या है, एक चरम सीमा पर जो है वहां पहुंचना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर वह जो नाटक है वह क्या कहलाएगा, सफल जो है कहलाएगा। पांचवा और अंतिम के चरण या पड़ाव होती है परिणति। नाटक के अंतिम भाग में नायक व नायिका फल की प्राप्ति करते हैं। जब वो चरम सीमा तक वो जो कथा है या फिर जो स्टोरी है वो पहुंच जाती है नाटक में, तो क्या होता है उसके बाद या तो नायिका जो है अपने फल की प्राप्ति करते हैं। क्या होता है यहाँ पर, या तो नायक या फिर नायिका अपनी फल की जो प्राप्ति है यहाँ पर करते हैं। एग्जाम्पल है, नायक यहाँ पर चाहो यहाँ पर नायिका के लिए जो है उसे पाने के लिए जो है यहाँ पर लोगों से लड़ता है, उसके परिवार से लड़ता है। फिर उसमें भी विलन की एंट्री होती है, तो वहां पर कुछ ट्विस्ट सभी होता है, कुछ लड़ाई होती है, कुछ त्याग, सब कुछ होता है। उसके बाद आखिर में क्लाइमैक्स जो हम कहते हैं वहां पर क्या है, नायक और नायिका दोनों मिल जाते हैं या फिर उनकी शादी हो जाती है। तो ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए, ऐसे क्या होता है और भी कुछ बहुत सारे यहाँ पर कहानी अलग अलग हो सकते हैं। तो वहां पर जो भी मेन कैरेक्टर जो रहता है असल में क्या है, वो जो चाहता है वो यहाँ पर उसे मिल जाता है या फिर नहीं भी मिल सकती या फिर उसकी भी मृत्यु जो है हो सकती है। जो भी हो, चाहे अच्छा फल हो या फिर बुरा फल हो, उसकी प्राप्ति जो है वह कर लेता है। तो इस तरह जो है यहाँ पर कुछ 5 पड़ाव जो है हम कथा वस्तु में देख सकते हैं। किसी भी नाटक को सार्थक बनने के लिए उसकी कथा वस्तु ठोस और सुसंबद्ध होनी चाहिए। देखिए, कोई भी नाटक अगर सफल नाटक कहलाना है ना, तो उसमें उसकी जो कथा वस्तु है वो एक तो ठोस होना चाहिए, स्टोरी जो है वह स्ट्रांग होना चाहिए, उसके साथ साथ सुसंबद्ध, एक व्यवस्थित जो है एक कहानी जो है होना बहुत ही जरूरी है। तभी जो है अगर स्टोरी अच्छा है तभी यहाँ पर नाटक जो है यहाँ पर सफल हो पाएगा। तो ये रहे कथा वस्तु के बारे में। नेक्स्ट देखे यहाँ पर चरित्र चित्रण या फिर पात्र परिचय। नाटक कहते हैं उसमें मेन ही अभिनेता लोग हैं, मतलब कैरेक्टर्स है ना। तो ऐसे में चरित्र चित्रणों या फिर पात्रों का जो परिचय जो है, पर पात्रों की जो व्यवस्था है वो किस तरह रहती है, पात्रों के बारे में जो है जाना, किस तरह पात्र जो है रहना चाहिए, उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। नाटक में यूं तो पात्रों की संख्या अधिक होती है, किंतु सामान्यतः 1-2 पात्र ही प्रमुख होते हैं। नाटक के प्रधान पुरुष पात्र को नायक और स्त्री पात्र को नायिका कहा जाता है। देखिए, ऐसे तो नाटक कहते ही उसमें पात्रों का रहना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो नाटक ही नहीं कहलाएगा, है ना। तो ऐसे में बहुत सारे कैरेक्टर्स या फिर रोल्स या फिर पात्र जो है उसमें होते हैं, मगर सिर्फ एक आदि जो है प्रमुख पात्र होते हैं, जिसमें प्रमुख पात्र जो है पर नाटक में प्रधान पुरुष पात्र को नायक और स्त्री पात्र को नायिका जो है कहते हैं, मतलब हीरो और हीरोइन। और उसके साथ साथ ये दोनों तो इम्पोर्टेंट होते ही है, इसके साथ साथ चाहे खलनायक कभी कभार या फिर विदूषक या फिर और भी जो है यहाँ पर पोषक पात्र भी जो है इम्पोर्टेंट कभी कभी हो जाते हैं। नाटक के पात्रों का 2 विभाजन कर सकते हैं। पहला है प्रमुख पात्र, जिसमें नायिका, नायक, खलनायक, विदूषक आदि प्रमुख पात्र आते हैं। दूसरा है गौण पात्र, जिसमें कुछ सहायक पात्र या छोटे मोटे पात्र आते हैं और पात्रों के कार्यों एवं उनके पारस्परिक वार्तालाप से उनके चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर हमने जान लिया कि क्या है, एक आदि कुछ प्रमुख या फिर प्रधान पात्र जो है होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, उन पात्रों पर भी वहां पर विभाजन जो है किया गया है। एक क्या है, प्रमुख पात्र और गौण पात्र करके। तो प्रमुख पात्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं नायक, नायिका, खलनायक, विदूषक आदि। वही गौण पात्र के अंतर्गत छोटे मोटे जो सपोर्टिंग रोल्स जो हम कहते हैं, कैरेक्टर्स जो हम कहते हैं, उसे हम देख सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर पात्रों के कार्य एवं उनके पारस्परिक वार्तालाप से, पारस्परिक वार्तालाप मतलब क्या है, यहाँ पर कॉन्वर्जेशन से जो है उनके चरित्र पर प्रकाश डालता है या फिर पड़ता है। चरित्र पर प्रकाश पड़ना मतलब उनका कैरेक्टर कैसा है। एग्जाम्पल, एक हीरो है तो एक हीरो के मतलब एक नायक के कुछ गुण जो है होते हैं, तो वो सभी गुण उसमें है क्या, एक नायिका के सभी गुण उसमें है क्या। और नायक कहता है, नायक कहते ही एक ही कैरेक्टर नहीं होता, नायक मतलब ही एक ही गुण जो है उसमें नहीं होते हैं ना, उसमें भी बदलाव जो है होता है। उसका जो कैरेक्टर कैसा है, अग्रेसिव है या फिर रोमांटिक है या फिर स्नेह, करुणा, वात्सल्य से भरा हुआ है। तो ऐसे अलग अलग गुण जो है उसमें होते हैं, तो वो किस तरह का है,
तो ये सभी जो है कॉन्वर्जेशन से ही एक्चुअली हमें पता चलती है। दो लोगों में, नायक और नायिका में कॉन्वर्जेशन, वार्तालाप होता है, तो नायिका जो है उसका कैरेक्टर किस तरह है, नायक जो है उसका कैरेक्टर किस तरह, यहाँ पर हमें पता चल जाती है। या फिर बाकी भी अन्य पात्र एक दूसरे से वार्तालाप करते समय डायलॉग जो है, यहाँ पर डायलॉग डिलीवरी जब करते हैं, तो उससे जो है हमें क्या पता चलता है, उन लोगों की कैरेक्टर जो है किस तरह रहती है। तो ऐसे में यहाँ पर पात्रों का जो है पर स्थान बहुत ही जरूरी है। चाहे क्या है, यहाँ पर प्रमुख पात्र हो या फिर गौण पात्र हो, सभी पात्रों को जो है यहाँ पर साथ में लेकर चलना, और उसके साथ साथ वो पात्र किस तरह जो है यहाँ पर रहते हैं, तो उसी के आधार पर जो है, और किस तरह उन लोगों में संवाद होता है, उसी से जो है यहाँ पर उनका चरित्र जो है यहाँ पर लोग जो है जान पाएंगे। तो उसी से यहाँ पर वो नाटक सफल होगा या नहीं, ये पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तीसरा है परिवेश, मतलब देश, काल और वातावरण। परिवेश से मतलब है देश काल। किसी भी नाटक में वर्णित घटनाओं का संबंध किसी स्थान एवं काल से होता है। नाटक में यथार्थता, सजीवता एवं स्वाभाविकता लाने के लिए यह जरूरी है कि नाटककार घटनाओं का यथार्थ परिवेश चित्रित करे। ग्राम से संबंधित नाटक में ग्राम के परिवेश का चित्रण आवश्यक है, जैसे घर, नदी, खेत खलिहान, लोगों का पहनावा, चाल ढाल आदि गांव के अनुसार होने चाहिए। और नाटककार के लिए समय का ध्यान रखना भी आवश्यक है। तो ऐसे में देश काल के बारे में अगर हम देखेंगे, परिवेश मतलब क्या है, वातावरण। देश काल, तो वो भी यहाँ पर बहुत ही जरूरी है, वो भी मैटर करता है, क्योंकि कोई भी कहानी हो, मतलब नाटक की जो एक मूल कथा वस्तु है, वो किस जगह से संबंधित है, वो भी जो है बहुत ही जरूरी है। तो जगह के अनुसार, देश काल और वातावरण के अनुसार ही जो है यहाँ पर संवाद हो या फिर वेशभूषा जो है पात्रों के वहां रहना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कुछ रामलीला जो है यहाँ पर खेला जा रहा है, यहाँ पर सीता अपहरण का दृश्य है, तो राम और सीता माता का जो वेशभूषा है वो किस तरह रहना चाहिए। तो रावण सीता माता का अपहरण जो है वह वन से करता है, तो वो जो वातावरण है किस तरह रहना चाहिए, वेशभूषा और वातावरण जो है किस तरह रहना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे में यहाँ पर सीता अपहरण का यहाँ पर दृश्य जो है उसके बारे में यहाँ पर नाटक जो है चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, उन लोगों की वेशभूषा सीता माता और राम जी की तरह ही रहनी चाहिए, और वातावरण वन का ही होना चाहिए। वहां पर सेटिंग हो या फिर स्क्रीन जो है यहाँ पर क्या है, वन और उसके बीच में एक कुटिया है, पेड़ पौधे सभी है, इस तरह का यहाँ पर स्क्रीन हो या फिर वातावरण हो रहना बहुत ही जरूरी है। अगर सोचिए अगर सिटी में है और उसके साथ साथ उन्होंने भी जीन्स पैंट शर्ट टी शर्ट वो सभी पहना है, तो कैसे लगेगा, वो बहुत ही अस्वाभाविक लगेगा। उसके साथ साथ भाषा का भी प्रयोग जो है देश काल से संबंधित ही करनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर वो बहुत ही अस्वाभाविक लगेगा और वह नाटक सार्थक नहीं होगा। तो ऐसे में स्वाभाविक और यथार्थ सजीवता जो है लाने के लिए देश काल का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप गांव के कुछ नाटक के बारे में यहाँ पर कर रहे हो, मतलब गांव की कथा वस्तु को लेकर क्या है पर नाटक जो है कर रहे हो, तो खेत खलिहान या फिर उनकी वेशभूषा, जानवर, बैल बकरिया, तो ये सभी जो है पर रहना, उनका पहनावा जो है किस तरह, गाँव में पहनावा जो है किस तरह रहता है, पहनावा मतलब वो किस तरह ड्रेस जो है पर पहनते हैं, वैसे ही जो है यहाँ पर इनकी भी वेशभूषा और उसके साथ साथ वातावरण रहना बहुत ही जरूरी है। जब परिवेश जो है यहाँ पर बहुत ही स्वाभाविक रहेगा, यथार्थ रहेगा, तभी एक नाटक भी सफल हो पाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, संवाद मतलब भाषा। संवाद पात्रों के अनुकूल एवं स्वाभाविक होना चाहिए। काल, परिस्थिति एवं पात्रों की स्थिति को ध्यान में रखकर संवादों की योजना करनी चाहिए। देखिए, संवाद पात्रों के अनुकूल और स्वाभाविक होना बहुत ही जरूरी है, नेचुरल लगना चाहिए। तो ऐसे में काल, परिस्थिति एवं पात्रों की स्थिति को देखकर जो है पर संवादों की योजना जो है किसी भी नाटककार को करना है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक नाटकों में उस युग के अनुकूल भाषा होनी चाहिए। एग्जाम्पल, ऐतिहासिक नाटक होता है तो उस युग के अनुकूल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जैसे मुगल काल की कथा है तो उसे उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मुगल काल की जो है यहाँ पर एग्जाम्पल अकबर की ही कुछ सीन जो है यहाँ पर नाटक जो है
तो ऐसे में मुगल काल में क्या है, उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग करते थे, है ना, उनके मुगल शासन में। तो उर्दू मिश्रित भाषा का ही प्रयोग जो है संवादों में, डायलॉग में रखना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ही अस्वाभाविक लगेगा। वही यदि गुप्त काल की कथा है तो संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों उदाहरण है यहाँ पर। तो यहाँ पर गुप्त काल की कोई कथा है तो ऐसे में यहाँ पर क्या करना चाहिए, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग जो है करना चाहिए, क्योंकि उस समय में वही भाषा का प्रयोग होता था। इसीलिए कोई भी नाटककार जब नाटक की रचना करता है ना, उस समय उसको ये सभी ध्यान जो है रखना चाहिए कि अभी वो किस समय का जो है यहाँ पर घटना प्रदान है, फिर किस समय के व्यक्ति के बारे में जो है वो नाटक जो है पर लिख रहा है। तो पहले तो वहां का वातावरण किस तरह था, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक रूप से जो भी हो यहाँ पर, उसे यहाँ पर ख्याल जो है रखना चाहिए। उसे हमने क्या है पर वातावरण या फिर परिवेश के संदर्भ में देखा। उसके साथ साथ अभी अगर हम भाषा के बारे में देखेंगे या फिर संवाद जो डायलॉग जो रहते हैं, कॉन्वर्जेशन जो रहता है, उस पर भी जो है यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है उसके संदर्भों में भी, कि क्या है, अगर सोचिए अगर मुगल साम्राज्य के बारे में या फिर कोई यहाँ पर नाटक जो है चल रहा है, मुगल साम्राज्य के शासन का समय में यहाँ पर कोई नाटक चल रहा है, तो ऐसे में वो लोग संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करेंगे तो कितना अस्वाभाविक लगेगा, है ना। तो ऐसे में वो यहाँ पर सार्थक नहीं कहलाएगा। इसीलिए किस समय का है उसी समय की भाषा को लेकर जो है संवाद जो है लिखना चाहिए। तो ऐसे में और एक संवाद में वो कंटिन्यूटी जो है यहाँ पर रहनी चाहिए, तभी जो है यहाँ पर एक नाटक सफल कहलाएगा। नाटककार के लिए यह जरूरी है कि अपनी रचना में वह ऐसी भाषा का प्रयोग करे कि जिसमें स्वाभाविकता, रोचकता, सजीवता हो। इसके साथ ही विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, विषय के अनुरूप जो है यहाँ पर उसके अनुसार जो है भाषा का प्रयोग भी करना चाहिए। फिर उसके साथ साथ उसमें स्वाभाविकता और रोचकता और सजीवता रहना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शैली। रंगमंच की दृष्टि से नाट्य की कई शैलियां हैं, जैसे भारतीय शास्त्रीय नाट्य शैली, पाश्चात्य नाट्य शैली और विभिन्न लोक नाट्य शैलियां भी है, जैसे स्वांग, जात्रा, रामलीला, रासलीला। तो अभी हमने क्या है कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, भाषा, संवाद या फिर परिवेश, इस सब के बारे में जान लिया। तो ये शैली भी जो है उसके बारे में भी पर ध्यान देना एक नाटककार को बहुत ही जरूरी है। ये भी एक प्रमुख तत्व है। तो यहाँ पर देखिए रंगमंच की दृष्टि से नाट्य की बहुत सारी शैलियां हैं। तो ऐसे में भारतीय नाट्य शास्त्र या फिर क्या है पर पाश्चात्य नाट्य शास्त्र, तो वो सभी है। अगर उसे भी छोड़ेंगे तो लोक नाट्य शैलियां भी बहुत सारे हैं, जैसे स्वांग है, जात्रा है, रामलीला है, रासलीला है। प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से भी नाटक की कई शैलियां होती है, जैसे गली मोहल्लों में नुक्कड़ शैली, कविताओं पर आधारित नाटक जिसमें काव्य या गीति तत्व की प्रमुखता हो, वहां गीति नाट्य कहलाती है। देखिए, तो ऐसे में उसे छोड़ेंगे तो उसके छोड़कर भी प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से भी नाट्य की अलग अलग शैलियां हैं। जैसे यहाँ पर गली मोहल्ले में खेलेंगे तो क्या है, उसे नुक्कड़ शैली कहते हैं। गली मोहल्ले में भी नाटक को खेलकर दिखाया जाता है ना, तो वो नुक्कड़ शैली है। और कविताओं पर आधारित जिसमें क्या है, यहाँ पर संगीत भी यहाँ पर मिला रहता है, काव्यात्मक रूप से वह नाट्य रहता है, तो उसे गीति नाट्य कहते हैं। देखिए, नाटक जिसमें काव्य या गीत का तत्व प्रमुख हो उसे गीति नाट्य भी कहते हैं। काव्य के तत्व और गीत का भी तत्व जो है अगर एक नाटक में है तो उसे गीति नाट्य कहते हैं। आजकल नाटक और रंगमंच में विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य शैलियों के सम्मिश्रण के प्रयोग भी किए जाते हैं, जिन्हें किसी एक शैली में रखना संभव नहीं है। देखिए, मगर आजकल क्या हो गया है, पाश्चात्य, भारतीय, ये सभी छोड़कर अभी दोनों को मिलाकर, दोनों के तत्वों को मिलाकर भी जो है नाटकों की रचना जो है हो रही है। तो ऐसे में उन्हें किसी एक शैली में रखना जो है बहुत ही कठिन जो है इस तरह यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभिनेता मतलब रंगमंच, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तत्व क्या है नाटक का, वह है रंगमंच। क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा था, जो भी साहित्य यहाँ पर रंगमंच पर खेलकर अभिनेताओं द्वारा रंगमंच पर अभिनय करके लोगों को दर्शाने के योग्य हो, वही नाटक है। तो ऐसे में रंगमंच या फिर अभिनेता जो है, एक्टिंग जो हम कहते हैं, वो बहुत ही जरूरी है। रंगमंचिता अथवा अभिनेता को नाटक का प्राण माना जाता है। देखिए, रंगमंचिता या फिर अभिनेता को नाटक का जो प्राण है वह माना जाता है, क्योंकि कोई भी नाटककार नाटक की रचना रंगमंच पर खेले जाने के लिए ही करता है। रंगमंच पर खेला
जाकर ही एक नाटक पूर्ण होता है। देखिए, रंगमंच पर खेला जाकर ही एक नाटक अपने आप में परिपूर्ण जो है होता है, क्योंकि हर एक नाटककार इसीलिए नाटक लिखता है कि वो क्या है, नाटक जो है रंगमंच पर खेला जाए। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर रंगमंच पर नाटक की प्रस्तुति जिस व्यक्ति के द्वारा की जाती है उसे निर्देशक कहा जाता है। अभी नाटक में रंगमंचीयता, एक्टिंग या फिर अभिनेता बहुत ही जरूरी है, ये अभी तक हमने जाना, वो प्राण कहलाता है नाटक का। तो ऐसे में जो भी यहाँ पर प्रस्तुति जिस व्यक्ति के द्वारा की जाती है उसे निर्देशक कहते हैं। जो उसे कराता है, खेला जाता है, वो अभिनेता है, मगर क्या है, उनसे जो एक्टिंग कराते हैं वो क्या है, पर निर्देशक कहलाते हैं। निर्देशक रंगमंची उपकरणों एवं अभिनेताओं द्वारा उस नाटक को प्रेक्षकों के सामने प्रस्तुत करता है। तो निर्देशक मतलब डायरेक्टर यहाँ पर क्या करता है, कुछ रंगमंचीय अंशों के द्वारा या फिर उपकरणों के द्वारा या फिर अभिनेताओं द्वारा जो है उस नाटक को प्रेक्षकों तक जो है पर लेकर जाता है, फिर प्रेक्षकों के सामने उसे प्रस्तुत करता है। इस प्रकार एक नाटक यात्रा नाटककार से आरंभ होकर निर्देशक एवं अभिनेताओं से होती हुई प्रेक्षकों तक पहुंचकर पूर्ण होती है। इस तरह देखिए यहाँ पर एक नाटक की यात्रा जो है यहाँ पर कैसे शुरू होती है। एक तो नाटक की यात्रा जो है नाटककार जो है उसे लिखता है, तो नाटककार से शुरू होती है, फिर उसके बाद आरंभ जो है यहाँ पर निर्देशक से होता है, फिर अभिनेताओं द्वारा उसे रंगमंच पर खेला जाता है, फिर उसके बाद वो आखिर में कहाँ तक आकर रुकती है, प्रेक्षकों तक आकर एक नाटक का जो एक सफर है वहां रुकती है। तो ऐसे में यहाँ पर हम जान सकते हैं कि अभिनेता, एक्टिंग हो या फिर रंगमंच, जो स्टेज है वो नाटक का प्राण क्यों कहलाता है, क्योंकि वही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए उद्देश्य मतलब प्रतिपाद्य। सफल नाटककार अपने नाटक के द्वारा गंभीर प्रतिपाद्य या उद्देश्य को हमारे सामने रखता है। कोई भी नाटककार हो उसका एक उद्देश्य उसके लिखने के पीछे होता है। कोई भी एक नाटककार एक नाटक को लिख रहा है तो उसके मन में एक उद्देश्य होता है, एक प्रतिपाद्य जो होता है कि हाँ लोगों को ये मैसेज जो है मुझे देना है। तो वही जो है यहाँ पर क्या है, अभिनय के द्वारा जो है यहाँ पर इनडायरेक्टली जो है प्रेक्षकों को बताया जाता है, फिर पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में नाटक की कथा वस्तु, पात्र, परिवेश और शिल्प से भी नाटक का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए वो नाटक का उद्देश्य जो है अच्छा रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो सबसे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी जो दर्शक है या फिर पाठक हो, अगर पढ़ेंगे तो पाठक हो, तो वो उस उद्देश्य को अच्छे से उन्होंने जान लिया, हाँ नाटककार यही जो एक मैसेज है हमें देना चाहता था, तो यही एक उद्देश्य से, इसी उद्देश्य से जो है उसने नाटक लिखा है, तो ये मैसेज हमें मिलता है, तो उसी से जो है यहाँ पर वो नाटक सफल कहलाएगा। जब किसी भी नाटक का उद्देश्य सफलतापूर्वक दर्शकों तक पहुंचेगा तभी वह नाटक सफल नाटक कहलाएगा। देखिए, सफलतापूर्वक कोई भी जो एक उद्देश्य है वो दर्शकों तक पहुंच जाएगा, कोई भी दर्शक जो है उसे अच्छे से समझ लेंगे, हाँ इससे हमें ये मैसेज मिलता है, इसे सीखना है या फिर ऐसे ही रहना है, सच्चाई को सामने लाना भी हो सकता है। तो अगर वो एक उद्देश्य अच्छे से सीधा सीधा उसने समझ लिया पाठकगण ने, तो क्या है वहां नाटक सफल ही समझो। तो इस तरह जो है पर नाटक के कुल 7 तत्व जो है हम देखते हैं, तो सभी तत्व भी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक कोई भी जो नाटककार है जब वह नाटक लिखता है तो हर एक तत्वों के बारे में उसे ध्यान देकर ही उस नाटक की रचना जो है उसे करनी है, तभी वहां उसका जो नाटक है वो क्या होगा, दर्शकों के दिल को छू पाएगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हर एक नाटक को इन्हीं तत्वों के आधार पर जो है पर रचा जाता है। जब नाटक के 7 तत्व सफल होंगे तभी एक नाटक भी सफल कहलाएगा। धन्यवाद।